आज की वीडियो हम क्लास 10 बायोलॉजी अध्याय 6 भारतीय भवन से जनन चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूँ। जनन वैसा जैव प्रक्रम है जिसमें जीव अपनी संतति वंशज को बनाए रखने के लिए, अपने स्पीसीज को बनाए रखने के लिए करता है। यह एक जैव प्रक्रम है, जैविक क्रिया है। तो अति लघु उत्तरीय का फर्स्ट प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं। इसका आंसर हम लोग बना लेंगे, वैसा जैविक प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात वैसा जैविक प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं ताकि वंशज उनकी कायम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अलैंगिक जनन और सेकेंड लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दो लिंग भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। किसी और विधि द्वारा यानी सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहेगा, विदाउट सेक्स ऑर्गन के वह जनन होगा, उस जनन को हम अलैंगिक जनन कहेंगे। और जिसमें सेक्सुअल हो यानी सेक्स ऑर्गन भाग ले, पार्टिसिपेट करे, उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलैंगिक जनन की दो मुख्य विधियों के नाम लिखें। अलैंगिक जनन की दो मुख्य विधियों के नाम लिखें। अलैंगिक जनन की दो मुख्य विधि विखंडन और मुकुलन। विखंडन और मुकुलन। विखंडन अमीबा में होता है, मुकुलन हाइड्रा या ईस्ट में होता है। मुकुलन हाइड्रा या ईस्ट में होता है। उदाहरण मैंने बता दिया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है कि निम्न में से किस में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा और ईस्ट। विखंडन अमीबा हो गई। अलैंगिक जनन के दो विधि हैं, विखंडन और मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो पादपों के नाम लिखें जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। दो पादप का नाम लिखना है यानी पौधे का नाम लिखना है जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है, अर्थात कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है। आर्किड एवं अंगूर। इसका आंसर होगा आर्किड एवं अंगूर। ये दोनों ऐसे पादप हैं जिसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक पौधे का नाम लिखें। किसी एक पौधे का नाम लिखें जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा होता है, ब्रायोफाइलम। एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के पत्ती को तोड़कर मृदा में छिड़क दें यानी गाड़ दें, पर्याप्त मात्रा में उसको नमी यानी वाटर, मृदा, मौसम अनुकूल रहा तो उससे नए पौधे निकल जाएंगे। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपको, ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है। कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, कायिक प्रवर्धन से प्राप्त सभी पौधे आनुवंशिक गुणों में जनक पौधों के ही समान होते हैं, इसलिए इसमें वांछित गुणों का परिरक्षण होता है। परिरक्षण का अर्थात सेव, बचा कर रखना। वांछित गुण क्या रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं। चूँकि आनुवंशिक गुणों में जनक पौधे के ही समान होते हैं कायिक प्रवर्धन में। चूँकि इसलिए होता है ऐसा क्योंकि कायिक प्रवर्धन में उसी पौधे के किसी भी भाग को काटकर मृदा में गाड़ दी जाती है, जिससे नए पौधे, नई संतति का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 नंबर का सवाल आ सकता है, एक सेंटेंस में उत्तर देना होगा। तो डीएनए प्रतिकृति का जनन में यानी जनन, रिप्रोडक्शन में उसका महत्व क्या है, इसको इस प्रकार लिखिएगा, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में निम्नलिखित महत्व है। इसका 2 महत्व मैं दे दिया हूँ।
डीएनए प्रतिकृति बनने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिससे जैव विकास होता है। डीएनए प्रतिकृति बनने से क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिससे जैव विकास होता है। सेकंड है, डीएनए प्रतिकृति बनने से कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए अनिवार्य है। कोशिका विभाजन होगा तब तो दीर्घन होगी कोशिका की, फिर वह द्विखंडित बहुखंडित होगा। तो कोशिका विभाजन होने से प्रजनन का कार्य होता है, क्रिया होती है। तो ये हो गया डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में दो महत्व। फर्स्ट महत्व है डीएनए प्रतिकृति बनने से विभिन्नता उत्पन्न होती है जिससे जैव विकास होता है। डीएनए प्रतिकृति बनने से कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? जीवों में होने वाली डाइवर्सिटी जो है, विभिन्नता है, उसका क्या लाभ है? इसको इस प्रकार लिखेंगे आंसर, किसी जाति विशेष के अस्तित्व को बनाए रखने में, किसी जाति विशेष के अस्तित्व को बनाए रखने में विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी जाति विशेष, चाहे वह होमोसेपियंस हो, मानव ही हो, या किसी भी प्रजाति हो, उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए विभिन्नता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पुंकेसर के भागों के नाम लिखें। पुंकेसर के भागों के नाम लिखें। जो पुष्प में पुंकेसर होता है, पुंकेसर क्या है? पुष्प के यानी फूल के नर जनन अंग का मुख्य भाग पुंकेसर कहलाता है। पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं और पुष्प के मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। तो पुंकेसर का भाग लिखने के लिए कहा गया है। तो पुंकेसर का भाग इस प्रकार आराम से लिख लेंगे हम लोग, तंतु और परागकोश। तंतु और परागकोश। क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया। पुंकेसर के दो भाग निम्न हैं, तंतु और परागकोश। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड, या उसी को ओव्यूल कहते हैं। इंग्लिश वर्ड है ओव्यूल, हिंदी में हो गया बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है? तो बीजांड पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होती है? देखिए, जो पुष्प में परागण की क्रिया होती है उसके एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, बाह्य कारक होते हैं, जिसमें से हवा, वर्षा, कीट हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखा गया क्वेश्चन में कि कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में है? तो उस परागण का पार्ट यानी प्रकार लिखना है जिसमें कीट फैक्टर के रूप में काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर परागण में। पर मतलब दूसरा होता है, स्वयं नहीं। एक होता है स्व परागण, खुद हो गई, एक होता है पर परागण। तो पर परागण में सहायक है कीट, हवा और वर्षा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? नर एवं मादा अंगों में से किसी एक का अभाव हो, नर नहीं हो या फिर मादा नहीं हो, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव एकलिंगी जीव कहलाते हैं। एकलिंगी जीव, एक ही लिंग हुआ ना, एकलिंगी जीव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखें जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखें जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अमीबा एवं प्लेनेरिया। अमीबा एवं प्लेनेरिया। अमीबा एवं प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन होता है क्योंकि इसमें द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन हो जाता है। तो दो जंतु का नाम लिखना, तो आप ईस्ट भी लिख सकते हैं, हाइड्रा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाइड्रा ईस्ट भी लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया अमीबा और प्लेनेरिया, कोई दिक्कत नहीं, आप हाइड्रा भी लिख सकते हैं, ईस्ट भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होता है, यानी वृषण जिस थैली में स्थित होता है वह त्वचा की बनी हुई होती है, तो उस थैली को क्या कहते हैं? उस थैली नुमा रचना को क्या कहते हैं?
उस थैली नुमा रचना को वृषण कोश कहा जाता है। यानी जिस थैली में वृषण रहता है उसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 15, 14 तो कंप्लीट हो गई। 15, अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया। अंडाणु कहाँ संचित रहता है? अंडाशय में। और अंडाशय से जब बाहर निकलती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? यह है प्रश्न संख्या 15, जिसका सही आंसर होता है क्या? अंडोत्सर्ग। जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है तो उस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। यानी अंडों का उत्सर्जन, अंडों का उत्सर्जन अर्थात अंडोत्सर्ग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है? मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है? मनुष्य फीमेल ले लेते हैं। अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा, यानी मनुष्यों में देखिए शुक्राणु मेल से निकला, अंडाणु फीमेल में था, उसका निषेचन स्त्री के किस भाग में होता है, किस जननांग में होता है? उस जननांग का नाम लिखना है, उसको कहते हैं फैलोपियन नली। क्या लिखेंगे? फैलोपियन नलिका। अर्थात एक सेंटेंस में अगर आंसर बनाना है तो इसे हम लोग बनाएंगे कि मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के फैलोपियन नलिका में होती है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? यह प्रश्न संख्या 17। देखिए इसका आंसर यहाँ से बना लेंगे। स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। यह निर्भर करता है रहन सहन, खान पान और जलवायु पर निर्भर करता है। कभी कभी 10-12 वर्ष होता है, कभी कभी 13-14 भी हो जाता है, लेकिन आप 10-12 ही लिखेंगे। स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में होती है। 10 से 12 वर्ष ही लिखिए, उचित है। 10 से 12 वर्ष की आयु में होती है। कभी कभी हो जाता है 14 वर्ष, 13 वर्ष, चूँकि ये सब जलवायु और खान पान, रहन सहन पर निर्भर करता है। 10 से 12 वर्ष आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 18 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 18 है, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? स्त्रियों में लैंगिक चक्र, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो ये 28 दिन होते हैं। 28 दिनों में, लगभग 28 दिनों में पूर्ण होते हैं। घंटा 2 घंटा का फर्क रहता है, इसलिए 2 दिन पहले लोग महीना पर गिन लेते हैं। अगर 1 तारीख को एमसी हुआ तो अगला दिन 1 ही तारीख को नहीं होगा, बल्कि 29 या 28 तारीख को ही होगी। स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो आपको आंसर लिखना होगा, स्त्रियों में लैंगिक चक्र 28 दिनों में पूर्ण होती है। स्त्रियों में लैंगिक चक्र 28 दिनों में पूर्ण होती है। ये था प्रश्न संख्या 18। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 तो हो गया प्रोजेस्टेरॉन। 20 में है, किन्हीं 2 यांत्रिक विधियों के नाम लिखें जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। यहाँ यांत्रिक विधि का जिक्र किया गया है, प्राकृतिक विधि और शल्य चिकित्सा विधि नहीं, इसलिए आप यांत्रिक विधि पर माइंड को फोकस कीजिए और दिमाग को दौड़ाकर आंसर दीजिए कि किन्हीं 2 यांत्रिक विधियों वे कौन कौन से हैं जिसके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, यानी जनन की क्रिया को रोका जा सके। तो वो है कंडोम और महिला के लिए कॉपर टी। पुरुष कंडोम का यूज करेंगे और महिला कॉपर टी यूज करेगी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 2 लैंगिक जनन संचारित रोगों के नाम लिखिए। 2 रोग के नाम लिखना है और लैंगिक जनन रोग होगा बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला, वो है गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों लैंगिक जनन संचारित रोग है जो बैक्टीरिया से होती है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या है? जीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक, तो जीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक डीएनए होता है। जीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक डीएनए होता है, डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? तो ऐसा अलैंगिक जनन में ही संभव है, तो इसका आंसर होगा अलैंगिक जनन। अर्थात लिखिएगा, अलैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु के क्रॉस करने पर ही जनन संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुटी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? पुटी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? तो पुटी या सिस्ट का निर्माण जो है वह बहुखंडन या उसी को बहुविभाजन कहते हैं। बहुखंडन या बहुविभाजन जनन में संभव है या होती है। तो आप आंसर एक सेंटेंस बनाइएगा कि पुटी या सिस्ट का निर्माण बहुखंडन या बहुविभाजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो प्लेनेरिया में जो है जनन वह होता है अपखंडन या पुनर्जनन विधि द्वारा। अपखंडन या पुनर्जनन विधि द्वारा प्लेनेरिया में जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? कवक मिथजीवी पोषक पौधे, कवकों में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? 26 का आंसर क्या लिखिएगा? कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणु जनन विधि द्वारा होता है। कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणु जनन विधि द्वारा होता है। 26 का आंसर लिखिएगा, कवकों में जनन बीजाणु जनन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 है, उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। उत्तक संवर्धन कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। आंसर क्या लिखिएगा? उत्तक संवर्धन कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 है, पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? तो होता है वृषण। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि। क्या कहते हैं? पुरस्थ ग्रंथि। अगर एक सेंटेंस बनानी है तो आप लिख सकते हैं कि मूत्राशय के आधार पर स्थित छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? आप आंसर बनाएंगे
प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। एक जोड़ा यानी 2, एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? यानी अंडाणु का वाहक अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? अंडाणु महिला का फीमेल में होती है, तो अंडाणु किस नलिका के द्वारा? तो उस नलिका भी होगा तो फीमेल की नलिका होगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। उस नलिका को कहते हैं फैलोपियन नलिका। उस नलिका को क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। क्वेश्चन नंबर 32 है, गर्भाशय के निचले संकरे भाग गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा कहते हैं, या तो उसी को हम सर्विक्स भी अंग्रेजी में कह सकते हैं। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33, कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है? कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है? कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी वैसे ग्रंथि को कहते हैं जो शरीर के भाग के अंदर ही उससे हार्मोन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर आप बनाइएगा अंडाशय से। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रमण को क्या कहते हैं? स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण को ट्राइकोमोनिएसिस कहते हैं। ट्राइकोमोनिएसिस कहते हैं। तो ये था भारतीय भवन बुक से मैंने अति लघु का सभी प्रश्न का उत्तर आपको करवा दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कंप्लीट भी हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद ना भी आए तो कमेंट ज़रूर करें ताकि हौसला बढ़े। उससे क्या होता है, मोटिवेशन उत्पन्न होती है और वीडियो बनाएंगे, अच्छे वीडियो बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बना कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।